वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा नया एपिसोड है डिसरप्टर्स का। और आज जिस पर्सनैलिटी से और जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है और मल्टी फेसेटेड है। वो क्रिकेट बफ हैं, क्रिकेट देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रिकेट खेलते बहुत बढ़िया हैं। अपने ज़माने में स्कूल और कॉलेज के स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर, विकेट कीपर रह चुके हैं। जब वो लंदन गए तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ जिम इंडियन जिम खाना क्लब इन लंदन। और उनके तरफ से खेलते हुए उन्होंने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वसीम अकरम को दो कंसेक्यूटिव बॉलों में दो सिक्सर्स लगाई। तो ये उनकी शख्सियत है, काफ़ी बोल्ड रहे क्रिकेट में। और जब वो बिज़नेस में आए तो उन्होंने बेबी डायपर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद में टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी की और लास्ट में उन्होंने रिबॉक का शोरूम किया, जो कि अपने टाइप में फर्स्ट शोरूम वेस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद में था। और 2000 में इन्होंने सारे बिजनेसेस बंद कर दिए और अपने आप को एनवायरनमेंट फील्ड में ले आए। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी का, और तब से ये लेकर ये आज तक उसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इनका ये तरीका है सोसाइटी को वापस देने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसको प्रोटेक्शन मिले। इसलिए ये सारे काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अमित वकील से। अमित भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हाँ, बड़े अच्छे हैं सर, थैंक यू। मैं आपसे बाहर मिला तो मुझे पहले डाउट हुआ कि किसी डॉक्टर से मैं बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जैसे है, इट्स मेरे लिए तो आप डॉक्टर जैसे ही रहे। तो वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि आप इतनी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी हैं कि समझ पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। फर्स्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एब्जॉर्व कि आप काफ़ी सारे चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। एक क्रिकेटर हुए हैं, इतने सारे बिजनेसेस किए हैं, और आज आप लास्ट 15 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं, तो तारीफ़ काबिल हैं। एनी विच वेज हम उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के बात करते हैं। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब ऑडियंस को मज़ा आए, दे विल एंजॉय। जैसा कि आप, आपका स्कूल, कॉलेज, वर्क लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, वो थोड़ा इंसिडेंट बताइएगा जो जिसमें आपने वसीम अकरम को दो कॉन्जिक्यूटिव बॉल पे सिक्सर मारी थी। जी, लेट्स। श्योर सर। बेसिकली मैंने स्कूलिंग अहमदाबाद से किया, जीएलएस से। और मेरा पैशन क्रिकेट में ही था डे वन से। आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट। आउट ऑफ 55 आई यूज्ड टू बी 55th person in the class. uh, and also, like, I was to lead my school, and also in college also I led the college team, and I was university captain, state captain. I played all the tournaments for Gujarat State under 15, 19, 22, and then I went to UK. तो ये क्रिकेट का पैशन कहाँ से जागा आपको? Maybe my father was a hockey captain. He used to play for income tax, and he was a very good hockey player. He also represented state. So maybe those genes have passed on to me. प्लेइंग कॉम्पिटिटिव गेम्स इज। Sports was my passion. तो आपने कॉलेज फिर कहाँ से किया? HL Commerce से। हाँ, ओके, अहमदाबाद का नंबर वन कॉलेज है कॉमर्स का, राइट? I was also captain for HL, और क्रिकेट कैप्टन? yes, क्रिकेट कैप्टन। उसमें भी सेम था, 45 स्टूडेंट में 44th ही रैंक आता था। तो आपको इतने बढ़िया कॉलेज में बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स में? Sports quota. Actually, I did not make it to the grades because of my sports background. We 7 people were admitted on the sports background, and we made very good laurels for the. Out of 4 years, 3 years our college was champion, Gujarat champion. There was to be a holiday when we become champion. They declare a holiday. छुट्टी होती थी हमारे लिए। सो चलिए, आपकी वो यूके की मेमोरी मुझे फिर से ताज़ा करिए, हमारी ऑडियंस के लिए भी, जिसमें आपने ये वसीम अकरम को दो बॉल पे दो कॉन्सेक्यूटिव छक्के मारे। बेसिकली सर, मैं जो क्लब के लिए खेल रहा था वो माइनॉरिटी क्लब है, और इट इज़ मोर देन 105 years old। और रंजीत सिंह जी ने वो क्लब स्टार्ट किया था।
इंडियन जिमखाना क्लब, और उसके लिए खेलना एक ऑनर होता है। और वो क्लब का एक मोटो था कि जब भी कोई एशियन कॉन्टिनेंट से टीम आती है तो दे प्ले वार्म अप गेम विथ अवर क्लब। उसमें मैंने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई टीम सबके साथ खेला। और एक ये फ्रेंडली गेम था जहाँ पे दे वर वार्मिंग अप। और उसमें कोई ऐसी इंसिडेंट बन गई तो आई डिड नॉट बॉदर कि वो वसीम अकरम है या ऑर्डिनरी प्लेयर है, जो उसका मेरिट है उसको वो ट्रीटमेंट मिलेगा। दैट्स हाउ इट वेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली विद इन द क्रिकेट गेम आप क्या थे? वर यू फास्ट बॉलर, बैट्समैन, क्या थे आप? आई वाज बेसिकली विकेट कीपर। अच्छा, ओके, सो यू आर ए विकेट कीपर बैट्समैन। Wicket keeper batsman. I lost all my front teeth during the game because standing on the stump, the ball hits the stump and you are vulnerable to the ball. सो लेट 70 से लेके अर्ली 90s तक आपने तो क्रिकेट भी खेला, तो व्हेन डिड योर वर्क लाइफ स्टार्ट? क्या आपने पहले किया? आप जैसे आप वर्क, आपने जॉब स्टार्ट की या आपने बिजनेस किया, कैसे किया? हाउ डिड यू कम अप इनटू प्रोफेशन? I was a trainee accountant in UK. I was doing ACCA, Chartered Certified Accountancy. और तभी मेरी डॉटर का बर्थ हुआ। तो आई थॉट कि भाई इफ देर इज अ लेडी इन माई हाउस देन आई नीड टू एजुकेट विथ अवर कोर इंडियन जो भी संस्कार है उसके लिए। तो आई माइग्रेटेड बैक टू इंडिया एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन इंडिया। आई वॉज अटैच विथ telecommunication. Back in UK, I was also working with Encyclopedia Britannica. I was a sales representative for that. So I used to sell uh, encyclopedias to very prime brains of UK. ठीक है। एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आई थिंक भागवत गीता एंड ओशो के आप वो हैं, फॉलोअर हैं, तो ये जर्नी कब स्टार्ट किया आपने? ये जर्नी बेसिकली ग्राउंड पे ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यू टू बी फिट टू प्ले द गेम। सो जब हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड तब से ये प्राणायाम का जो भी एक एक्सरसाइज है वो आप जॉगिंग करते करते ही रहते। आई वॉज अ मैराथन प्लेयर, मैराथन रनर ऑल्सो। तो उसकी वजह से एक स्टेमिना बिल्ड होता है बैकग्राउंड में। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो इट ऑल कम्स टू योर माइंड, लाइक यू आर वॉचिंग द बॉल ऑल द टाइम, कैसे बॉल विकेट कीपर से फर्स्ट स्लिप में गया, पास होके बॉलर के पास गया। द जर्नी इज फोकसिंग ऑन दैट रेड चेरी बॉल all the time. And when you do for years together, it becomes it is a very fast thing to recover. For an ordinary person, when he comes on the ground and he watches the ball, it's a different. But when you practice and you watch the ball, you are very near to the ball. You can control yourself. You can hit the ball anywhere you like. So ये like by through the sports you became quite focused. Okay. एंड स्पोर्ट्स एज ऑलवेज इज ए वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। आपने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं दिया, लेकिन स्पोर्ट्स में तो काफ़ी लोगों को कंपटीशन दिया होगा। जी, I was selected for under 19 school boys that went to West Indies, and Sabah Karim was the first wicket keeper. My telegram came in my name, but it came to Sports Council of Gujarat, Gandhinagar, and they changed my name. Instead of me, they put some other person's name. So I could not travel, but I was fortunate that I was in the first 15 under 19 school boys. सो स्पोर्ट्स जर्नी करते करते आप बिजनेस में कैसे आए? आप, आई रिमेंबर दैट यू मेंशन टू मी बाहर जब हम बैठे थे कि आपने ये क्या बोलते हैं, एक कंडला में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, बेसिकली जब यूके में था तो मैं कैश एंड कैरी के लिए काम करता था, तो काफ़ी इंडियन लोग ने वहाँ पे ग्रुप्स बनाए थे और दे यूज टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो तभी एक प्रोडक्ट था डिस्पोजेबल डाइपर, दैट वाज बीइंग यूज्ड इन माय होम बिकॉज माय डॉटर वाज देयर। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मैन्युफैक्चर एंड सेंड इट टू यूके, एंड आई हैड अ टाई अप विद अ ग्रुप who were ready to buy my 80% of the production, and that's how it started. सो ये आइडिया वहाँ से आया आपको। इसके बाद में तो आपने काफ़ी सारे आइडियाज़ भी में अपने आप को डाला। आई थिंक यू बिकम एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, जैसे आप मुझे बता रहे थे, और फिर उसके बाद में आपने रिबॉक का एक शोरूम शुरू किया,
तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें, कैसे आप एक्सपोर्ट्स कंसल्टेंट बने, इंडस्ट्री भी डाल दी, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट भी बन गए, रिबॉक का शोरूम भी स्टार्ट कर लिया, जस्ट हाउ, ये आइडियाज कहाँ से आते जाइए आप? टेलीकॉम का भी बिजनेस भी आप बता रहे थे मुझे। आइडियाज बेसिकली सर जिंदगी ने ही सिखाया, मेरे को कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि ये सेगमेंट में जाना है, ये उसमें जाना है। जैसे मैं इंडिया आया तो आई हैड अ वेरी टफ टाइम। तो तब आई थिंक देयर वर सम गवर्नमेंट चेंजेस, सो देयर वर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल ओवर इंडिया। इवन इंडिया प्लेज गोल्ड टू improve the foreign exchange reserves. तो वो टाइम में it was very difficult time. So I started a telecommunication journey where I succeeded, and I found that 18 and 19 hours of my input is not giving me the right reward. So I started a consulting where manufacturers of India can export their products through me. So I used to tie up with the Chamber of Commerce's overseas, and the buyers used to come to me and ask for the product, which I would get it done from the Indian side. तो इतना सा टाइम कैसे निकाल लेते थे? डायपर का बिजनेस एंड देन टेलीकॉम का बिजनेस एंड कंसल्टेंसी, एंड आई थिंक वन मोर बिजनेस जो आप जिसके बारे में आपने बात नहीं की है, वो रिबॉक का जो शोरूम आपने स्टार्ट किया। तो इतने सारे मल्टी फेसेटेड बिजनेस कैसे टाइम निकालते थे? एंड देन फैमिली, यू आल्सो हैड स्मॉल किड। Yes, two kids by that time. Okay. I had a son also. But I don't know, means जैसे मुझे I never planned for it कि मैं मल्टी फैसेट करूँगा। जैसे जो अपॉर्चुनिटी आई, I tried to work on it and I went to the depth, और automatically it gave me the learning lesson. It was never planned कि ये फोकस इसमें जाना है, उसमें जाना है। तो time and life taught me all the lessons. Okay. सो वन फाइन डे यू थॉट ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑल द बिजनेस एंड जो आज कर रहे हैं उसमें जाने का सोच लिया, ये कैसे हुआ? मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मेरे तो समझ में नहीं आता। सर ये सब बिजनेस करने के बाद एक बात पता चली कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे दुनिया सिखा रही है और मैं कर रहा हूँ। जी। मुझे क्या करना है वो मुझे पता ही नहीं था। सो एज ए एज ऑफ अराउंड 42 और 43 आई फाउंड आउट कि मुझे क्या करना है। तो आई इमीडिएटली रिकनेक्ट विथ माई क्रिकेट फील्ड के जो ओपन में आई यूज्ड टू प्ले गेम अर्ली मॉर्निंग, प्रैक्टिस करते थे इवनिंग में जो हमारा टाइम जाता था। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो immediately I wanted to switch over, and gradually I shifted my focus on environment, which was directly connected with nature. Like you are open in the ground, you are with sunlight, you have wind blowing, you have a lot of perspiration, and then you give all your output, whatever you have in your body. अच्छा, तो इस तरह आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी में आ गए। तो आने से पहले सारे बिजनेसेस बंद किए, या एक एक करके बिजनेसेस बंद किए, या कैसे? मतलब द ऑडियंस वुड लाइक टू नो, आप जानना चाहेंगे कि आपने ये सब कैसे किया। बड़ा तो हर बिजनेस आई एम श्योर आपको पैसा ही दे रहा था। श्योर सर, ये चेंजेस जो थी ना वो टेक्नोलॉजी चेंजेस थी। जैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन में था तो पहले पेजर थे, पेजर फिर वेरी पॉपुलर पेजर स्टार्टेड डिमिनिशिंग एंड मोबाइल केम इन, एंड मोबाइल वाज वेरी एक्सपेंसिव, 45 rupees a minute. So it was not adopted so easily, it took time. And then as the technology changed, I evolved with the technology and I changed my focus. And when I put up a Reebok store, I come into one kind of a mindset. There is a very volcanic substance going for environment. There is nobody who is caring for environment, and that is a subject which has to be taken care of. और फिर मेरा ही थोड़ा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था तो मुझे अच्छा लगा, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माय एंथुसियाज्म इनटू एनवायरनमेंट। तो आपने मतलब वो शोरूम और ये सारे बिजनेसेस बंद कर दिए? ऑब्वियसली ग्रेजुअली जैसे मुझे जिंदगी ने सिखाया, जैसे मैंने एक्सचेंज, प्राइवेट एक्सचेंज भी किए थे। आई यूज्ड टू रन 2000 लाइन एक्सचेंजेस 10 लोकेशंस। वो सब धीरे धीरे मैंने बंद करके सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न करके आई वाइंड इट अप, क्योंकि वो जो फोकस था, जब मोबाइल आ जाता है तो लैंडलाइन का कोई वैल्यू नहीं था, तो इट वाज नॉट पेइंग मी एज आई एक्सपेक्टेड, सो ग्रेजुअली आई शिफ्टेड। तो आपने ये सोच लिया कि मैंने अच्छा खासा कमा लिया है, अब मैं इसमें चला जाता हूँ एनवायरनमेंट टेस्ट, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जहाँ तक इस
कंसेप्ट को समझाऊं, लोग पैसा तो इसमें से नहीं बना पा रहे हैं। मतलब मैं आई डोंट नो अबाउट यू, बट जहाँ तक मैं समझा हूँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, नया कंसेप्ट है, गवर्नमेंट्स इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, पब्लिक एट लार्ज नहीं ले रही है। इसी जब तक कोविड नहीं आया था तब तक लोगों को हेल्थ का इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं थी। जैसे ही कोविड आ गया, मतलब पहले अगर 10 आदमी जाते थे सुबह चलने के लिए, तो आज 1000 जा रहे हैं। तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो क्योंकि मुझे भी नहीं है, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस भी इसके बारे में जानना चाहेगी। तो कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ, कैसे स्टार्ट किया आपने इसको? I started with adopting the solutions with myself. Like मैंने घर में पहले सोलर पैनल लगाई और there were it was only 1 किलोवाट का 85,000 था तब, फिर सब्सिडी देते थे तो आई पुट अप हाफ अ किलोवाट सेविंग करके, फिर वो उसमें सेविंग किया, पूरे 1 किलोवाट लगाया। तो मेरा घर का पहले मैंने लाइट को आई बिकेम सस्टेनेबल। फिर आई फोकस्ड ऑन वाटर, मैंने पानी का टंकी बनाया और बारिश का पानी आई स्टार्टेड सेविंग एंड यूजिंग इट एज अ ड्रिंकिंग वाटर। फिर मैंने सो रेन वाटर को हार्वेस्ट किया आप? जी, फिर मैंने वेस्ट को जनरेट करने के लिए उसमें से हमने बायोगैस बनाया। हमारा जो फूड वेस्ट था उसको हम उसमें डालते थे बायोगैस में, और हमारा 2 घंटे का डेली जो हमारा बर्निंग था वो उसमें से हो रहा था बायोगैस से। तो जैसे 100% है उसमें से 70-80% है वो सस्टेनेबल। तो ये 3-4 चीज़ मैंने जो की उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट टू शेयर विद द ऑडियंस और द सोसाइटी। If I can do it, then other people can also do it. Only thing they need the right guide. So you basically took care of energy, waste and water, Yes. करेक्ट? राइट। तो एनर्जी में सोलर हो गया, विंड का भी कोई यूज़ किया कि नहीं? मैंने विंडमिल बनाई, जैसे वो ऑटो रिक्शा का फ्राई व्हील है उसमें से मैंने 35,000 रुपीज़ का विंडमिल लगाया, और वहाँ साउथ गुजरात में झींगा फार्मिंग हो रहा है, उसमें हमने उसको ट्राई किया। अच्छा, चलिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बाद में जाते हैं। फर्स्ट आई एम वेरी कीन, मुझे आपके घर में जो जो आपने यूज़ किया है ये सब चीज़ों का, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम्स जिसको बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें और क्या क्या आपने? रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, सोलर का यूज़ किया, और वेस्ट मैनेजमेंट से आपने बायोगैस जनरेट किया, और आपने कुछ किया इसके अलावा भी? सर बेसिकली हाँ उसका सर बेसिक फॉर्मूला है, जैसे हमें बेसलाइन बोलते हैं, मेरा अभी करंट यूसेज है उसको बेसलाइन में डालते। तो मैंने एनर्जी एफिशिएंसी से स्टार्ट किया। पहले मैंने वायरिंग सब जो नॉर्मल वायरिंग होता है अपने घर में, उसमें जो अर्थिंग होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे आपका एक पैसेज है उसमें हर एक रूम में एक ही अर्थिंग हर एक रूम में डिवाइड होता है। तो आप जब प्लग डालोगे ना तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप कोई भी फॉरेन का यूटिलिटी लगाओगे तो यू विल फील दैट इट इज गेटिंग हॉटर। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग अ प्योर अर्थिंग। सो मैंने पहले वो एफिशिएंसी पे फोकस किया, पूरा मैंने अर्थ वाला वायरिंग करवाया घर में, और 3 फेज में डिवाइड कर दिया। तो ये अर्थ वाला वायरिंग कुछ अलग होता है? अर्थ वाला वायरिंग ये होता है कि उसको प्योर अर्थ मिलना चाहिए। जैसे 3 फेज का जो प्लग है, एयर कंडीशनर या आपका फ्रीज या माइक्रोवेव, उसको प्योर अर्थिंग चाहिए, नहीं तो उसका एफिशिएंसी में 3 to 5% वेरिएशन आएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये हॉस्पिटल्स थे और वहाँ पे आग लगी आपने 4-5 ओकेजन पे, और एवरीथिंग वाज इनटू दैट पर्टिकुलर रूम where the respirator machines were working. Now those machines are designed with European standards, and our system is accordingly, and there they don't even allow a single appliance to work without an earth. And in India it's other way around. तो वो जो भी इक्विपमेंट गर्म हो जाते थे उसकी वजह से फायर हुआ और ये सब पेशेंट्स का इशू आया, जो डेथ्स हुए उसके लिए। तो एनर्जी एफिशिएंसी हो गया। एक बार आप एनर्जी एफिशिएंट हो जाओ तो 8 to 10% आपका सेविंग हो जाता है। फिर आप अप्लायंस भी जाते हैं, 5 स्टार अप्लायंसेस ले लीजिए। मेरे घर के पंखे दे आर ऑल 30 वॉट्स, नॉर्मल फैंस आर 50 वॉट्स, 55 वॉट्स, तो उससे सेविंग हो गया। फिर एलईडी लाइट्स लगा दी तो उसमें 30-40% सेविंग हो गया। तो इस तरह से मेरा लोड जो था 5 किलोवाट का वो पहले 3.5 किलोवाट हो गया। फिर उसको सोलर में डाला तो ग्रिड कनेक्ट लिया कि जो दिन में जो भी एनर्जी
मेरी प्रोड्यूस होती थी वो बाईबैक कर रही थी कंपनी, और मैंने आधा किलोवाट का बैटरी बैंक रखा था कि इन केस देर इज़ नो पावर तो मेरा बैटरी बैंक से सिंगल फेज वाला जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि लाइट है, पंखा है, वो चलेगा. So that's how energy was done. And similarly, I went with water. कि सब faucets बदल दिए, वाटर यूरिनल लगाया, लो फ्लश टॉयलेट्स लगाए. तो मेरा डिमांड था कि पर डे मुझे 700 लीटर चाहिए, वो 400 लीटर पे पहुंच गया. तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो आपका होम तो एक क्या बोलते हैं, एक जीता जाता एग्जाम्पल है किसी को अगर अपना घर एनर्जी एफिशिएंट बनाना हो तो. हाँ, एक्चुअली एनडीटीवी में उसको फर्स्ट प्राइज दिया था. किस, सॉरी प्लीज. एनडीटीवी एक मिशन एनर्जी करके कैंपेन चलाया था 2014 में. तो आई पार्टिसिपेटेड. देयर आर अबाउट 2.5 लाख एंट्रीज ऑल ओवर इंडिया. माय हाउस गॉट द फर्स्ट प्राइज. अच्छा, मतलब पूरे इंडिया में आपको फर्स्ट प्राइज मिला. रिकग्निशन मिला. तो तब से मैंने सोचा कि अगर ये इंडिया लेवल पे इसको रिकग्निशन मिल सकता है, और दिस इज आई हैव जस्ट ट्राइड इट, इट वाज नॉट नेवर अ बिजनेस एंगल, तो व्हाई नॉट टू शेयर विद द सोसाइटी. इसके लिए तो ये आपका बंगलो है या अपार्टमेंट? नहीं, मेरा टेनामेंट. जी. ओके. तो अगर इसी को अगर अपार्टमेंट में करना हो किसी इंडिविजुअल को तो कर सकता है या फिर वो सबको करना पड़ता है? नहीं सर, ये बिल्डर का इनिशिएटिव जाएगा, क्योंकि 33% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस आर ड्यू टू बिल्डिंग्स. और बिल्डिंग का एफिशिएंसी अगर बिल्डर सोच के चलेगा तो ज़्यादातर काम उसका बेस में से ही ख़त्म हो जाए. तो एंड यूज़र को अप्लायंसेस में ही खाली फोकस करना है, बाकी का तो बिल्डर ने टेक केयर किया है क्योंकि कॉमन एमिनिटीज़ होती है उसमें. तो ये इशू बिल्डर लेवल पे ही होना चाहिए, ये पॉलिसी लेवल पे होना चाहिए. या आई हैव सीन अभी काफ़ी सारे बिल्डर्स काफ़ी जागरूक हैं और सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं, एटलीस्ट फॉर कॉमन एरियाज तो करते ही हैं. तो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय. सही है, सही है, सही है. तो अगर मैं आपका बिजनेस मॉडल समझना चाहूँ तो आप ये पूरे बिजनेस चेन में आप क्या हैं? आप एक कंसल्टेंट हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, क्या है आप एग्जैक्टली, एंड हाउ डू यू मेक रेवेन्यू? मैं कितना नहीं जानना चाहता, लेकिन आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? जैसे आप मुझे बोल सकते हैं, मैं जीएचजी प्रैक्टिशनर हूँ, ग्रीन हाउस गैस प्रैक्टिशनर. जीएजी प्रैक्टिशनर, अच्छा वो क्या होता है? जैसे ग्रीन हाउस गैसेज अभी यूनाइटेड नेशन ने सर्टिफाई किए, 7 तरह के डिफरेंट गैसेज है कि जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और दूसरे 4 गैसेज है. एयर कंडीशनिंग से भी एमिट होते हैं. तो आप जब भी कोई भी लाइफस्टाइल जीते हो तो ये 7 गैसेज का वहाँ रहना कंपलसरी, मीन्स वो कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमिट करेंगे. तो उसको आप अगर मेजर करके उसको आप कम करोगे तो यू आर गिविंग बैक टू द एनवायरनमेंट, and the environment will be sustainable for a coming generation. तो ये मतलब आपका जो फंक्शन है, इट इज ओनली मेजरमेंट या फिर आप कुछ उसके आगे आइडियाज देते हैं, क्या करते हैं? लाइक व्हेन यू से यू आर अ प्रैक्टिशनर, तो क्या? We measure first and then we manage. अच्छा. और मैनेज होता है कि जैसे हमने बेसलाइन बनाया, फ्यूचर का टारगेट्स बनाया, और फिर उसको एक फाइनेंशियल पॉलिसी का उसको हम स्पेस देते हैं जो भी यूज़र है उसको, क्योंकि ये सब कॉस्टली होता है. तो इट्स नॉट स्ट्रेट अवे कि एनीबडी कैन इम्प्लीमेंट. एंड वंस वी मैनेज देन वी मिटिगेट. एक बार उनको पता चल गया कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है फ्यूचर में, देन वी स्टार्ट पुटिंग द मनी इन द सर्किट एंड रिड्यूस द एमिशन. सो डे 1 पे अगर मैंने आपका एमिशन मेजर किया वो 10 टन्स था, लेकिन आफ्टर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर it might be 7 tons or maybe 5 tons. And this is how carbon footprint management is done. And we run programs. We run reduction programs. अच्छा, रिडक्शन प्रोग्राम्स. सो दैट इज अ स्ट्रैटेजी बेसिकली हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स एंड ऑल दैट. Yes. ये कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है? कार्बन फुटप्रिंट मैंने जैसे आपको बताया कि आप कुछ भी काम करते हैं तो आपका एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको मेजर करते हैं 7 गैसेज में. अच्छा, ओके. तो ये 7 गैसेज का बाइफरकेशन है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ किया, जैसे आपने पानी यूज़ किया, जैसे आपने वेस्ट ओपन में डाल दिया तो उससे मीथेन जनरेट होता है. तो ये इसका आपका जो एक्टिविटी है और कितना उसका क्वांटिटी है उस पर यू कैन measure these 7 gases. And once that gases are calculated, it has been global warming उसका impact आता है.
अच्छा वो इक्विवेलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपने मीथेन एमिट किया, लेकिन विल कन्वर्ट इन टू कार्बन इक्विवेलेंट। अच्छा ओके जैसे आपने एयर कंडीशनर से कुछ गैसेज किए तो उसको वी विल कंसीडर एज अ कार्बन इक्विवेलेंट। अच्छा ओके तो उसका पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कि कितना वो, बट देन वी मेजर इट इज कमिंग एज अ कार्बन टन्स एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू टन्स, अच्छा सो इट बिकम इजी फॉर कम्युनिकेशन। ओके सो अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस बिजनेस, जिस बिजनेस में आप हैं, तो ये प्रैक्टिशनर से फिर आप क्या बनते हैं? कंसल्टेंट बनते हैं प्रैक्टिस कर करके, ये क्या बनते हैं? व्हाट डू यू? वी सेल मैनेज्ड कार्बन क्रेडिट सॉल्यूशन। अच्छा जैसे कार्बन क्रेडिट मिलता है, जैसे अभी कार्बन क्रेडिट का भी एक बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड में बना के रखा है, कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, कार्बन में कैसे क्रेडिट मिलेगा या मिलेगा तो हाउ मच, क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है छोटे आदमी के लिए। और ये जो भी क्रेडिट्स वगैरह मिल रही है मार्केट में, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में, जो 10,000 टन्स का अगर आप सेविंग करते हो तो ही आपको क्रेडिट मिल सकती है। इसका सब एक पूरा नॉर्म्स है नॉर्म्स है और गिमिक्स है, जहाँ पैसे जिसके पास ज़्यादा है वही उसको यूज़ कर सकता है, छोटे आदमी के लिए वहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो वी डू दैट वर्क, वी जनरेट कार्बन क्रेडिट्स फॉर यू, वी डोंट सर्टिफाई देम, वी गिव यू द कार्बन क्रेडिट कि आपका इतना क्रेडिट हुआ, क्योंकि एज अ यूजर यू माइट बी जनरेटिंग 4 to 5 tons while comparing the industry which is 10,000 tons, so it becomes a big gap, but at least as a user you have a satisfaction कि I have generated 10 tons, I have saved 10 tons, it is my honor, I am giving back to the environment. राइट 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 राइट। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर सम सर्टिफिकेशंस, क्या होता है? हाउ डू यू, कि कोई भी आदमी बन सकता है? नहीं, एग्जाम्स पास करनी पड़ती है सर। जैसे यूनाइटेड नेशंस में मैं नामा कंसल्टेंट हूँ, नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेटिंग एक्शंस, सो आई कैन एडवाइज द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी कि आप इस तरह एफिशिएंसी में इतना काम करिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी में इतना लगाइए, आपका ये जो भी पर कैपिटा इनकम है जो यूज़र का, उसको टारगेट सेक्टर में डाल सकते हैं। तो आई हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज विद यूनाइटेड नेशन, so we run those programs, we run that software, and we generate data for the government to derive a policy. अच्छा That is our expertise. ओके, सो यू आर प्रैक्टिकली इन्वॉल्वड इन पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल दैट, Yes, sir. एंड देन गवर्नमेंट बेसिक एक्सेप्ट्स दैट, प्रिपेयर्स ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर दैट, एंड देन वो अपने डिपार्टमेंट्स को देती हैं ताकि वो इसको आगे चैनलाइज करें फर्दर लोग। जी, ओके, आई अंडरस्टैंड। तो ये पॉलिसी मेकिंग का नज़रिया है जिसकी वजह से आज हर म्यूनसिपैलिटी ने अपने वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं घर घर जाके। जी, वो टारगेट्स है, जैसे एनडीसी बोलते हैं कि आपने, आपकी कंट्री ने डिस्क्लोजर देना है। अभी पेरिस जो हुआ था उसमें इंडिया डिस्क्लोज सर्टन टारगेट्स कि बाय 2030 वी विल डू दिस, 2050 वी विल डू दिस, आवर इंटेंसिटी of emission will be reduced or will be compared to 2005. They also said we will reduce by creating uh, carbon absorption and 1 billion tons by 2070. Our Prime Minister, our Honorable Minister, Prime Minister disclosed at that time. अच्छा सो ये INDCs है ये कि जो कंट्री अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देती है और उसके मुताबिक वो पॉलिसी बनाती है। तो ये पॉलिसी जब आप कुछ भी, जैसे आपने सोलर रूफटॉप में पैसा डाला तो ये आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आपको पैसा आपका बच रहा है, एक्चुअली वो पॉलिसी का पार्ट है। आई सी। जैसे आपने बायोगैस डाला तो बायोगैस में अभी जो भी सब्सिडी मिलेगी वो आपको मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी में पार्टिसिपेट किया है। सेम विथ इंडस्ट्री, सेम विथ एनी एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी। सो गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव है इसमें। यस, गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव। राइट राइट राइट। तो ये ग्रास रूट लेवल तक ये सारी बातें पहुंचे, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सब कुछ करती है, लेकिन जो सिटीजन्स है उसको ये इसका अवेयरनेस नहीं पता है, तो उसको चेंज होना पड़ेगा, तभी ये पॉलिसीज का इफेक्ट आएगा। जैसे अभी आप 140 करोड़ की अपनी आबादी है, तो अभी जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं
वो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है. स्टिल दे आर ट्राइंग द बेस्ट के सबको इलेक्ट्रिसिटी मिले, सबको खाना मिले या रहने का घर मिले. उनकी प्रायोरिटी है तो पहले यही होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आती. जी. ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. तो हाउ हाउ कैन एन इंडस्ट्री कैसे ये अपना रोल निभा सकती है इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए? इंडस्ट्री को तो पहले दिन से ही जब उनका बिजनेस स्टार्ट होता है तब से उनको अवेयरनेस हो तो दे कैन डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम जस्ट अबाइडिंग बाय द एनवायरमेंटल रूल्स. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है और मैं आपको 8% सेविंग बताऊँ, 1 करोड़ में आपको 8 लाख रुपया बचा के देता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो इट वुड बी अट्रैक्टिव प्रपोजल. अभी सेबी ने गाइडलाइन बनाया कि जिसका 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उसको BSRS ऐसा करके एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना है. उसमें उनको कार्बन फुटप्रिंट डिस्क्लोज करना है. अगर आप कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 500 करोड़ का बिजनेस उसमें 50 करोड़ मिनिमम बचेगा, ये गारंटी है. अच्छा. क्योंकि आपका जो रिसोर्स है वो रिसोर्स अल्टरनेट थेरेपी पे चला, अल्टरनेट सोर्सेज जाता है. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं अभी, वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह आप न्यूट्रल जैसे सोलर पे चले गए या आपका विंड पोटेंशियल तो विंड पे चले गए, तो जो भी आपने जमा करवाया वो आपको क्रेडिट मिलेगा. तो आपका सेविंग है इनपुट कॉस्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट यूजिंग एनी रिसोर्सेज. तो ये 20% आपका इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल टर्नओवर. लेकिन अगर मैं आपको वैल्यू में बात करूंगा तो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया सेविंग इज जस्ट नॉर्मल सिनारियो. अच्छा, तो ये मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो एमएसएमई के लिए बड़ी कंपनियां तो शायद करती हैं, लेकिन एमएसएमई को ये समझाना पड़ता है, या आपको लगता है कि दे और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या माइक्रो एंटरप्राइजेज उनको पता है, या गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? बिकॉज एसएमई जो है वो सबसे बड़ा चंक है इन नंबर ऑफ, मतलब अगर हम यूनिट्स देखें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज किसी भी इकॉनमी में सबसे बड़ा चंक है. तो व्हाट इज दैट यू थिंक के करना चाहिए एसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को या माइक्रो एंटरप्राइजेस को? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक्चुअली सर, माइक्रो और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इतना सपोर्ट है. अगर आप कमर्शियल सोलर रूफटॉप लगाते हैं तो आपका जो लोड है उसका परसेंटेज आप गिव बैक कर सकते हो, मीन्स आप मीटर में वापस दे सकते हो. तो आपका रूफ है उसका आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप पानी को अपने पास संग्रह कर सकते हो तो यू कैन यूज इट फॉर योर lot of usage in the business itself. तो आप जितना कम पंपिंग करोगे उतना पानी आपका ज़्यादा बचेगा, और ज़्यादा बचेगा तो आप नेचुरल रिसोर्सेज पे जाओगे. तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेज है उससे हम आपको नेचुरल रिसोर्सेज पे ले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. अच्छा. तो विद इन 3 to 5 years आपका बिजनेस सेविंग भी करेगा, आप नेचुरली उसको सपोर्ट भी करोगे, और आपका जो गाइडलाइंस है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सब निकल जाएगा. आपके गेट पे भी वो नहीं आएंगे क्योंकि आप सस्टेनेबल हो जाओगे. आप खुद का अपना पानी बना रहे हो, आप खुद का अपना रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, आप अपना खुद का जो भी वेस्ट है उसका पूरा साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो. तो वो चीज़ उस पर फोकस करेगी तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है एमएसएमई के लिए. तो आप एज आई अंडरस्टैंड, जब इतना लंबा चौड़ा फ़ायदा अगर इंडस्ट्री को होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भी हो सकता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज को भी हो सकता है, तो यू एज ए प्रैक्टिशनर आपका क्या रोल रहता है इसमें? जैसे इंडस्ट्री हमें बुलाती है कोई टॉक शो के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए, तो वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस कि दीज आर द इंडस्ट्रीज, दीज आर द केस स्टडीज़, उनको बताते हैं. फिर हमको वो अपनी प्रीमाइसेस पे बुलाते हैं. अच्छा. और हम जैसे एक राउंड लेते हैं तो वील नो लॉट ऑफ लूपहोल्स कि लीकेजेस है, यहाँ पे ये प्लग करो वो करो. तो एक विजिट से ही हमको 70-80% ग्रिप आ जाता है उनका इंडस्ट्री को कैसे सस्टेनेबल बनाना है. तो वी एडवाइज देम, वी फॉलो देयर देयर माइंडसेट, बिकॉज
I cannot overtake somebody's mindset. Actually, I have to go with the flow. So when I go to the shop floor and when I take a visit, I understand what is their mindset, and that's how we design their total sustainable journey. So day one में ये होगा, day two में ये होगा, धीरे धीरे करके we convert them into natural resources from conventional. तो it must be definitely a bigger, longer process. It is a longer process, and the major hurdle is willingness not to spend. People are reluctant to spend on solar or spend on something which does not attract any subsidy. So what if government comes into play where it says कि यार आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस एंड आपका अगर लोन जो या ग्रांट है इफ इट इज टाइड अप टू दिस कि भाई ये चीजें तो आपने करनी ही करनी है, तो क्या हो जाएगा? तभी ये चेंज हो सकता है, तभी ये चेंज हो सकता क्योंकि अभी जो भी करंट पॉलिसीज है ना परफॉर्मेंस बेस हो गई। पहले तो क्या था कि आपने कुछ किया, आपने नहीं किया या किया कोई देखने नहीं आता था, आपको उसका जो भी रिवॉर्ड था मिल जाता था। अभी जो फंड्स आ रहे हैं उसमें बैंक पे एक्सक्रो में पड़ा रहता है। जैसे वाटर हीटर का 50% सब्सिडी है, तो आपका बैंक में वो पड़ा रहेगा। आपको वो जब 3 साल खत्म होगा, आपने परफॉर्म किया, तभी वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। So you can see that fruit in front of you, but you can pluck it. Can't pick it till it's ripe. Yeah, government तो स्मार्ट होती है. Yes, yes, yes. Why not? Because we let them know. हमने greediness दिखाया तो गवर्नमेंट ने ये लगाया। Actually, it is for you only, for people only. तो अब तो काफी लोग अवेयरनेस की वजह से आपको बुलाते होंगे टू गेट योर गाइडेंस कि हमें ये करना है. सो आई बिलीव कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से भी. हाँ, श्योर। अभी तो टाइड चेंज हो रहा है। अभी तो लोग ज़्यादा, जैसे हमने 100 पीपल का इनविटेशन भेजा है तो 200 प्लस हो जाते हैं, और नए फेसेस आते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एंड इट्स चेंजिंग द वे. पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, दे वांट टू डू बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, एंड दैट्स हाउ वी पुट आवर हैंड होल्डिंग, and we hold their hand till they reach their targets. We don't do it for our financial sakes. We actually give them output, environmental benefit जो हमने टारगेट बनाया उसको अचीव करेंगे. नेट जीरो हो गया, जो भी है उनका पॉलिसी. सो इंडस्ट्री में भी काफी एक्सेप्टेंस है. जी. ओके. एंड दे आर रेडी फॉर चेंज, क्योंकि दिखता है ना फायदा, जैसे आप बता रहे हैं. ओके, ठीक है. सो हाउ डू यू बेसिकली लुक एट इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री? जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, फिर इस तरह के होटल्स हो गया, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री है, या फिर हाउस होल्ड हो गए, इनमें कैसा चेंज, किस तरह चेंज लाया जाए, या आपका क्या रोल होगा इन इंडस्ट्रीज के लिए? इंडस्ट्रीज के लिए तो सर, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं. मैंने एक हॉस्पिटल बनाया है मांडवी नियर सूरत. आज उसका 7 करोड़ रुपीस का सेविंग हुआ है. अच्छा, 7 करोड़ ऑफ सेविंग इन व्हाट? In energy, water and waste within 5 years. 7 crores is just they have saved. अभी कैपिटल कॉस्ट अगर मैं उसको निकाल दूँ और वो सब, तो एटलीस्ट 4.5 crores तो उसका 100% बचा है. तो ये एक केस स्टडी है जिसमें हम लोकल टू ग्लोबल जो फॉर्मूला है वो भी लगाया है, और 1 स्टेप मल्टीपल ऑप्शन. जैसे आपने एक स्टेप लिया तो हम आपको मल्टीपल जो भी गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, सब में आपका वो रिकग्निशन दिलवाते. तो वो चीज़ें उसको इंस्पायर करती है आगे कुछ करने के लिए, क्योंकि और कोई तो सपोर्ट है नहीं, अपना खुद का सेविंग करना है. और गवर्नमेंट का जो है वो तो आपको मालूम है कि सब्सिडी वगैरह किस तरह से आती है, और इट इज़ हार्डली नेग्लिजिबल व्हेन इट कम्स टू यू. तो ये सब इंस्पिरेशन के लिए, इफ़ यू डू 1 स्टेप, मल्टीपल recognition which we know, we become the bridge between the international platforms and the end user, and pass it on to them to inspire them. That is our role. सो गवर्नमेंट भी इनको रिकग्नाइज करती है, या इनको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ अवार्ड्स देती है या नहीं देती? डज गवर्नमेंट ऑल्सो, बिसाइड्स गिविंग सब्सिडी तो एक हो गया कि एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, लेकिन एक रिकग्निशन होता है. डज गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऐसी कोई एजेंसी या बॉडी है जो इनको रिकग्नाइज करती है इन सब
जैसे आपको आपके घर को मतलब 2.5 लाख घरों में से पूरे इंडिया में आपके घर को फर्स्ट अवार्ड मिला, इस तरह का कोई रिकग्निशन भी होता है? होता है सर, और एवरी डिपार्टमेंट इज डूइंग दैट। अच्छा। जैसे अभी बी ब्यूरो फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, फिर आईएसआई है, फिर जो भी पावर अपना इंडस्ट्री एंड पावर का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, दे रन दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स, बट दैट दे हैव अ लिमिटेशन। I understand. क्योंकि वो लिमिटेशन जो पेपर में आएगा, जो लिमिटेड पीपल हु रीड दोज एडवर्टीजमेंट विल पार्टिसिपेट। बट ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए तो इसको पॉलिसी की जगह अगर आप फाइनेंस से इसको कनेक्ट करेंगे, या आप अभी जिसको पुरस्कार दे रहे हैं उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है या इतना प्रॉफिट किया है या इज अ बिजनेस लीडर इन वैल्यू टर्म्स, बट व्हेन यू गिव अवार्ड फॉर सेविंग एनर्जी, saving energy, saving environment, when these awards are given, then it will come into the regular flow, and which is very difficult. आई थिंक जैसे टॉप इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो इसमें काफ़ी सजग हैं, वो आई थिंक वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं इसको, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को, एनर्जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को। अगर उनका रिकग्निशन हो तो फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उस इंडस्ट्री के अंदर बाकी छोटी छोटी जो एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी फॉलो करना शुरू कर देंगी। व्हाट डू यू थिंक? Of course, ये सर्कुलर इकोनॉमी हो गई सर, जो आप बता रहे हो। अगर बड़ा इंडस्ट्री लीडर या कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, इफ ही टेक सम स्टेप्स, ऑल द सप्लायर्स एंड ऑल द यूजर्स विल बी कंपल्सरीली फॉलोइंग इनटू देयर फुटस्टेप्स। करेक्ट, एंसिलरी यूनिट्स हो गए, ये हो गए, या बिकॉज आई रिमेंबर जब आईएसओ काफ़ी चल रहा था तो देन ऑल द बिग कंपनीज वुड आस्क कि अगर आपके पास आईएसओ है देन यू ओनली बिकम वेंडर टू अस। So, all the smaller companies started, running for getting ISO. Right. Similar is there. Like if you are doing your GHG emissions, if you are disclosing your GHG emission, he will ask all the suppliers to disclose their emissions. Otherwise, you cannot be their suppliers. So it took time, but now it is very gradual and it is very fastly picking up. Everybody is trying to disclose their emission. Guys, I can now understand, correlate the entire picture. अगर, industry आ जाए, सारे, industry associations आ जाएं साथ में, and तो I think the target which government is setting can be easily achieved. जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाए साथ में, तो इस तरह के सारे, अब आर्किटेक्ट से अगर बनाना शुरू कर दें, when they start designing the houses, of course they are doing it, but not in a big way, but hereafter they say कि नहीं, हर मकान जो एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये तो 2070 की बात कर रहे हैं, ये 2030 में ही अचीव हो जाएगा if everybody is involved or everybody is responsible. See, I'll give you a small example. Like I have a LinkedIn profile and I put -2 TOE 2022, that is under my name. -2 TOEs, ton oil equivalent. That is my emission. I reduced 2 tons with comparing to 2021. So my profile or my visiting card will be having my emission of every year. If similar branding is done for industries, से आपका अगर कोई एंटरप्राइज है और उसका 400 टन्स था और आपने 100 टन्स कम किया, तो आप यू कैन राइट -100 टन्स TOE इक्विवेलेंट 2022. See, this can give you correct, a chain of when you read something, or a school is there. A school is say maybe 40% sustainable, या आत्मनिर्भर है या स्वनिर्भर है, तो उसका इफेक्ट अलग आएगा. Coming to this in understanding, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये ला सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वेयर द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन आर टॉट अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या उनको एजुकेशन बड़े वे में बताया जाए? यही तो सर चीज़ है जो आप जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. आप इंडस्ट्री को बता रहे हो ये करो, वो पैसे जब आप एक स्कूल में लगाते हो तो यू आर एक्चुअली नॉट इन्वेस्टिंग इन स्कूल, यू आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ दैट कंट्री. तो बच्चों को ये चीज़ जाननी है लेकिन उसको कोई सिखाता नहीं है. उसको यही चीज़ सिखाई जाती है जो उसको ज़रूरी नहीं है. आप जैसे मैं पढ़ा तो मुझे तो आज तक जो भी मैंने लेसन्स लिए उसमें हार्डली 40-50% इज
एक्चुअली एप्लीकेबल। अमित भाई, ये सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन बताइए, अमित भाई ने कुछ स्कूलों के लिए किया है या कुछ एजुकेशन में किया है? आपकी बात मतलब वो एक होता है ना, संत वाणी होता है, एक बड़ा सा डायस होता है, उसके ऊपर एक भगवा कपड़ा पहन के, एक ऑरेंज कपड़ा पहन के एक आदमी संत वाणी कर रहा है। नौ वो बहुत होता है हर चीज में। अभी सर मैंने एक रोटरी के लिए एक सर्वे किया था, रोटरी इंटरनेशनल के लिए। जी। तो उन्होंने लास्ट 40 इयर्स में करीबन 140 करोड़ रुपया टॉयलेट में ही डाला है। तो मैंने उसका रिपोर्ट बना के दिया कि 40% दिस टॉयलेट्स आर डिफंक्ट, दे आर नॉट यूज्ड। यू हैव मेड द टॉयलेट्स, यू हैव गिवन द, यू हैव टेकन द फोटोग्राफ, आपने मैगजीन में दे दिया, ये किया, लेकिन आज की तारीख में 40% प्रोजेक्ट्स फेल है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, जब ये सब चीज़ें एवरीबडी गेट्स इनटू दैट अवेयरनेस मोड तो काफ़ी चेंजेस आएंगे। लेकिन मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। सर स्कूल की, ये मैं आपको वहीं पे ले जा रहा था कि ये स्कूल्स के ही टॉयलेट बनाए थे रोटरी ने, और आज की तारीख में 40% आर नॉट वर्किंग। अभी आई हैव डन अ सर्वे फॉर अराउंड 487 schools of district of Ahmedabad, where there are no dedicated toilets for female. They have to go with boys, and girls have to share the same toilets. If toilets are there, there is no water. तो वाटर नहीं है तो क्लीनिनेस नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है तो हाइजीन नहीं है, हाइजीन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, सस्टेनेबल स्कूल, या आप बता सकते हैं आत्मनिर्भर स्कूल या स्वावलंबन स्कूल। तो हर एक स्कूल अपना खुद का पानी जनरेट करेगी, अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, अपना वेस्ट अपनी साइड पे ही डिस्पोज ऑफ करेगी। तो हमने ये प्रोग्राम के लिए 52,000 स्कूल्स ऑफ गुजरात, हमने उसको अभी स्ट्रीमलाइन किया है। वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। We have done the baseline with 487 schools. बट टेल मी दैट अगर ये स्कूल को करना है, तो मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स आर इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया मतलब गांव में है, इस तरह है, तो उनको ये सब करने में एक्सपेंस कितना आता होगा? सर बेसिकली जो हम अभी यहाँ पे अर्बन जगह पे बैठ के जो बात कर रहे हैं, और एक्चुअल आप गांव में जाओगे तो इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। देयर इज़ अ नीड ऑफ 20,000 क्लासेस ऑल ओवर गुजरात। एवरी ईयर गवर्नमेंट ईयर मार्क्स सर के हम 10,000 क्लासेस बनेंगे, 5,000 बनेंगे, लेकिन आप बजट का वो बोलने के लिए होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में इतना पैसा नहीं जाता है, और जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो हम उसमें नहीं जाते कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे काम करना है, तो उनका ये इश्यू नहीं है कि हम उनसे ये बात करें कि आप पैसे सेंक्शन किए क्यों यूज़ नहीं किए। हमने खुद का ये लगाया कि हम सब जो भी डोनर इंस्टीट्यूट्स है उनके सामने जाके हम हर एक स्कूल का एक केस स्टडी रखेंगे और उनको बताएंगे कि ये इसका कॉस्ट। बट मेरा एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि किसी को भी, एक छोटे बिजनेसमैन को भी अगर डोनेशन करना है, तो उसको ये पता होगा कि अगर मैं इतना डोनेशन कर दूंगा, 20,000 या 30,000 या 50,000, आई डोंट नो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है 5 लाख भी हो। अगर मैं ये करता हूँ तो एक स्कूल एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो जाएगा, एटलीस्ट टू बिगिन विद। फिर उसको मेंटेन करने की बात अलग है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कुछ कोई सर्वे वगैरह है या नहीं है अभी तक, वो करना बाकी? नहीं, हमने सर वो पोर्टल अभी हमारा बीटा वर्जन में रेडी है, सो वेयर पीपल कैन कम एंड सी कि एक स्कूल है तो वो कौन से एरिया में क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, उसको वॉश जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, उसमें वाटर सस्टेनेबिलिटी और जो हाइजीन, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसका क्या कॉस्ट है, वो सब हम एक अभी इंट्रोड्यूस करेंगे विद इन 3 to 4 मंथ। व्हाट इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल नेम अमित भाई? अर्थ कार्बन फाउंडेशन। अर्थ कार्बन फाउंडेशन, और इसी नाम से आपकी वेबसाइट भी है? जी जी सर, अर्थ कार्बन foundation.org। ठीक है। तो मैं जहाँ तक ये समझ रहा हूँ कि आपका जो यूज़ है, या आपकी जो सर्विसेज है, या आपकी जो कंसल्टेंसी है, या आप जो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंडस्ट्री में हेल्पफुल हो सकता है, करेक्ट? ऑल स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल हो सकता है। हाउस होल्ड में आप लोगों आपका हेल्प ली जा सकती है, और सर्विस इंडस्ट्री में आपकी हेल्प ली जा सकती है। कंट्री में तो आप पॉलिसी मेकिंग में आप लोग, जो आप और आपकी कम्युनिटी है, वो इन्वॉल्व होती ही होगी। और सेम वे लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए आप काफ़ी सारे सेमिनार्स करते होंगे, करेक्ट? अब आते हैं हम इंडस्ट्री ओनर्स अगर आपके पास आते हैं, या उनको अगर आपके पास आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको?
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। जी जैसे अभी उसमें आप मान लीजिए कि 1200 या 1500 मेंबर्स है, तो हमने 2 या 3 जोग्राफिकली लोकेटेड एग्जांपल्स लिए जी। और उनको सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाया। ओके और हर साल हमने क्या क्या सेविंग किया हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ऑब्वियसली वो डेटा इज बिकम्स अ बेंचमार्क एंड दैट बेंचमार्क कैन बी यूज्ड बाय द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. So it is very easy for me as a consultant, but it's very difficult for a business person to spare those kind of money to go natural from conventional. So we give them lot of options, like we talk to the government, we talk to the United Nation bodies कि आप एक क्लस्टर ले लीजिए, वो क्लस्टर को आप फंडिंग करिए, उसमें आप खाली पानी का ही एक प्रोजेक्ट डालिए कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको रिसाइकल करेंगे उतना डिमांड कम हो जाएगा। तो ये फोकस एरिया में हम ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन या जो भी मेरे एक्सेस में है उससे हम कनेक्ट करते हैं और ऐसे क्लस्टर्स को उनको प्रमोट करते हैं। सो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री, जिस अगर मैं इसको ये नाम दूं तो इस इंडस्ट्री के प्लसेस और माइनसेस क्या हैं? ये करीबन 15% CAGR से बढ़ रहा है और आज की तारीख में ये 3000 करोड़ का है इंडस्ट्री, लेकिन बाय 2030 इट वुड बी 13,000 करोड़ इंडस्ट्री। My goodness. And that is what the awareness is after COVID. अच्छा People are more inclined towards sustainability, more inclined toward nature. They want to give back to the society, they want to give back to the nature, but they don't have the right person or right hand holding who can guide them. This is where we come in. We handhold them, we give the tailor-made solutions, we give them tailor-made financial solutions. We'll help them to. सो माइनसेस ये हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इसलिए उनको पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, उनको ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा होगा उनमें, राइट? ओके। एंड जहाँ तक इस इंडस्ट्री को कभी मार्केट भी नहीं किया गया है, आई डोंट सी मच ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री। एग्जैक्टली सर, द रीजन इज दैट कि आप एक सोलर वाटर हीटर का सेल्समैन होगा, उसको आप पूछिए उसका क्वालिफिकेशन, तो जो हैंडकरचीफ नहीं बेच सकता वो सोलर हॉट वाटर बेच रहा होगा, क्योंकि हैंडकरचीफ एक नीड है और सोलर वाटर हीटर एक कस्टमर का एक गरज है। जी कस्टमर को वाटर हीटर क्यों करना है? बिकॉज ही इज केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, बट ही इज गेटिंग कनेक्टेड बाय द पर्सन हु डज नॉट वैल्यू एनवायरमेंट, एंड दैट्स हाउ द ट्रस्ट इज बिकमिंग बिग गैप। तो उसकी वजह से जो जेन्युइन पीपल है जिसको एनवायरमेंट को देना है, दे आर फॉलिंग बैक, क्योंकि एक बार पैसा चला गया फिर वो कौन लेगा उसका वाटर हीटर। तो सेविंग की बात नहीं होती है, घर में से पैसा जाता है जब वाटर हीटर इज कनेक्टेड विथ अ रॉड, इलेक्ट्रॉनिक रॉड, एंड इट इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू द मीटर। तो आपको लगता है मैं पानी गर्म अर्ली मॉर्निंग यूज कर रहा हूँ, वो इसका है मीन्स सोलर से हीट, वो हीटर से गर्म किया होता है। तो एक थर्मोस्टेट होता है कि एक टेम्परेचर के नीचे चला जाए तो रॉड चालू हो जाता है, तो आपको पानी मिल रहा है गर्म, लेकिन सोलर से या इलेक्ट्रिक से वो आपको नहीं पता। तो ये सब गिमिक चलते हैं मार्केट में और वी कांट गो एंड टेल एवरीबडी द सेम स्टोरी, सो वी हैव टू बी इन अवर। How is Amit bhai connected with UN as far as this activity is concerned? क्योंकि वही गवर्निंग बॉडी है मेरे ख्याल से, हाँ, UNFCCC. यूएनएफसीसी। Yes, they are the governing body. I am a consultant to them. They have trained me for NAMA, Nationally Appropriate Mitigating Actions. Okay. So they gave me at UNCT. I was kept there for 12-14 days and we were focused to generate a lot of data according to their tools. And that's how I am, like what my actions are not for a larger community, because larger community comes into picture once in a while. By everyday living you need to spread the word, every minute you would like to share your actions. सो अगर मैं ये देखूं, ये इंडस्ट्री में वर्ल्ड इंटरेस्ट ले रही है, कंट्री इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंडस्ट्री, लार्जर इंडस्ट्रीज आर आइदर आई डोंट नो पर देयर इंटरेस्ट या बाय फोर्स दे आर टेकिंग, बट नाउ इट हैज टू ट्रिकल डाउन टू smaller industries, micro industries, institutions,
schools from where this future generation is going to come up. एंड वो अगर उस जनरेशन को, शायद ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, पर अगर वो जनरेशन समझना शुरू कर देगी तो ग्रेजुअली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग है. यस, परफेक्ट. जी सर. ठीक है. सो अगर मैं पूछूं, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप आई थिंक 40-50 इंडस्ट्री को एट इन ए गिवन टाइम और ए गिवन ईयर और ए गिवन मंथ यू मस्ट बी ऑफरिंग कंसल्टेंसी in variety of industries? Yes, it depends sir. Like अभी सेबी का गाइडलाइन है, BRSR, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना है, टॉप 1000 कंपनीज ऑफ इंडिया. तो अभी काफ़ी बिजी हो जाते हैं. अभी सितंबर के बाद फिर इट वुड बी डिक्लाइन, इट वोंट बी दैट हार्ड, बट डेफिनेटली सी, क्वांटिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, कमिटमेंट इज अ प्रॉब्लम. Quantity, it could be 1 or 1 lakh or 1000. That has nothing to, because we are there for them. We can advise a country, we can advise a segment of industry, is not a big thing. But that willingness is more important. Correct. So मेरा suggestion है कि every industry owner should basically meet Amit Bhai, who is really slogging it out to, talk about and make you understand that how his advice to you will help you save lots of money. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 100 करोड़ में से आप 5 करोड़ का सेविंग कर सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है. सो दैट्स अ बिग बिग मनी. अमित भाई, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है, ये कि नॉन कॉम्पिटिटिव फील्ड में कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको इंस्पायर करते रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डल सब्जेक्ट है, तो आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं इसके लिए? फैमिली से. जैसे मेरी वाइफ मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है. अच्छा. अगर मैं बेंगलोर में हूँ, लाइट चली गई, बोले कौन सा स्विच करना है, कि शी डज नॉट नो स्विच ओवर टू ऑफ ग्रिड. तो मैं उसको बताता है ऐसा करो. जब वापस आता हूँ तो डांट मिलती है. अच्छा. आप क्या करके जाते हो, मुझे बताते नहीं. तो दिस आर द इंस्पिरेशन, बिकॉज दैट्स हाउ आई कम टू नो कि डिफिकल्टी कंज्यूमर को क्या है. अगर मैं मेरे खुद के घर में लगाऊंगा तब मुझे पता चलेगा. तो आई ट्रेन माई सन, ही इज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अच्छा. UTS में उसने मास्टर्स किया. He is working with some local company in Australia. So I have made him channelize my energy and helped him to grow lot of calculators. अच्छा. कि आप बिल्डिंग सेगमेंट में कैलकुलेट करो. सो एज अ सिविल इंजीनियर प्रॉब्ली वो अभी से अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, एक आर्किटेक्ट, एक इंटीरियर डिज़ाइनर अगर अभी से शुरू कर देता है मकान बनाते समय, एक बिल्डर अगर अभी से यूज़ कर सकता है when he is thinking of constructing a क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट, सो इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस आई बिलीव. इट्स अ क्रेडल टू ग्रेव जर्नी. जैसे आपका क्रेडल में बच्चा होता है, उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, और जब आपका डेथ होता है तो आप कैसे ट्रीट करते हो. तो क्रेडल टू ग्रेव जर्नी जो है, उसको अगर एक बिल्डर यूज करेगा तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. Any industry, anywhere you go, you have to think from the base rather than tip of the iceberg. So everybody, as I understand that, it is affecting everyone. Exactly. Okay, and yes, मैंने अपने सांस के बारे में तो सोच लिया, लेकिन मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के सांस के बारे में नहीं सोचा, या उसके पानी के बारे में नहीं सोचा. That is true. I have never thought about. I have thought about my breath. मैं तो अभी साफ सुथरा पानी पी रहा हूँ, साफ सुथरा हवा इनहेल कर रहा हूँ. That is our human psychology. जैसे we are bombarded by marketing gimmicks. जैसे अभी इकोनॉमी भी देखोगे तो it is not save based, it is spend based. आप एक चीज लेने जाओगे 10 चीज और लेके आओगे जिसका आप यूज नहीं करने वाले हो, लेकिन 5 साल बाद में पता चला इसको यूज नहीं किया आपने. तो ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करने का बहुत डिफिकल्ट है. तो यही चीज मेरी डॉटर को भी लगा है. शी इज एम्ब्रियोलॉजिस्ट. अच्छा. So she is also working for a social cause. इसको बच्चे नहीं होते. She is working in UK and also in India. So she gives a consultancy. कि जो difficult case है यहाँ के local doctor solve नहीं कर सकते, she solves them. अभी I think she got about 4 deliveries and all 4 of them having twins. तो that's how you get inspired, like अपने बच्चों से, अपनी family से. ठीक है. सो
और जस्ट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट अमित भाई, लेकिन हमारे व्यूअर्स को हम हमेशा बताते हैं कि हमारे जो गेस्ट आए हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, और हर एक ऑर्डिनरी पर्सन का एक, क्या बोलते हैं जिसको हम एक एक्रोनिम बोलते हैं, स्कूप, एक सक्सेस कोड होता है। तो आपका सक्सेस कोड क्या है? एंथुजियाज्म, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी। इससे ज़्यादा तो एक एडवेंचर करने का जो अंदर से साहस है। ज़ील होना चाहिए कि चैलेंज ही लेना है, कुछ भी करना है तो पानी के सामने ही जाना है, पानी के साथ नहीं जाना है। अच्छा। तो वो टाइप का माइंडसेट बाय नेचर होता है या फिर आपको जिंदगी सिखाती है, डिपेंड्स ऑन। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, जैसे आपने बताया कि ओशो में आप यू आर फॉलोइंग ओशो सन, है ना, और फिर आप भगवत गीता, तो ये अपने काम में स्पिरिचुअलिटी कैसे यूज़ करते हैं? जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण इज अ मास्टर, ही रन्स द क्लॉक व्हील्स। तो एवरी क्लॉक व्हील में रूल क्या है कि आपको देना है। जैसे सन आएगा तो उसको एनर्जी देना है, एनर्जी से वो देता है, कुछ लेता नहीं। तो एनर्जी से पानी गिरता है, पानी क्या करता है कि जमीन से जो भी अपना ग्रीन वेजिटेशन होता है, तो ग्रीन वेजिटेशन ये सब छोटे से लेके बड़ा जो एनिमल वो खाता है, तो एक छोटे को बड़ा खाता है, बड़े को, और सब फाइनल स्टेज में रूल इज व्हाट टू गिव। उसमें ह्यूमन बीइंग भी है, वो सब लेता है, पानी लेता है, फ्रेश एयर लेता है, सनलाइट लेता है, खाता है, पीता है सब, लेकिन देने की बात आती है तो उसको बुरा लगता है। तो इसको भी कैसे हम चेंज करेंगे? मीन्स दिस आर द थिंग्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम भगवत गीता। So that's how I practice. I write every day 18 sloks which are directly impacting your problems. I write every day, and that's how I be free. Like कुछ किया तो अच्छा है, नहीं किया तो ऊपर वाले की मर्जी। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू अमित भाई। मैं एक प्रॉमिस आपसे लेना चाहता हूँ, मैं आपका नंबर दूंगा इस पॉडकास्ट में नीचे, आपका ईमेल आईडी दूंगा, आपका वेबसाइट दूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर इंडस्ट्री ओनर को, छोटा बड़ा माइक्रो, अपने अपने तरीके से आपको कांटेक्ट करें, आप उनको गाइड कीजिए, यू बिकम देयर एनवायरनमेंट मेंटोर। और एक प्रॉमिस मैं आपसे भी लेना चाहूँगा कि आप हमारे भी इस छोटे से क्या कहते हैं वेंचर में आप एसोसिएट हो जाइए, आप हमें गाइड कीजिए कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। विद दैट आई थैंक यू अ लॉट। आपने काफ़ी सारा समय दिया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और आई एम श्योर कि हम लोग काफ़ी आगे आपकी इस नॉलेज से हम और हमारे व्यूअर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक्स अ लॉट अमित भाई। थैंक यू राजीव भाई, आपने अपॉर्चुनिटी दी आज के दिन के लिए, यहाँ आने के लिए और ये सब डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।